हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मई 2021 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि मैं सारा डेटा यानी इंफॉर्मेशन एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं ताकि पॉइंट्स अलग अलग और क्लियर रहें, मिक्स ना हो। दूसरा, बहुत ही इजी ऑप्शंस में रखता हूं। याद रखना, एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आपको नहीं मिलने वाले, बट सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर बता रहा हूं, इस वजह से मैंने ये इजी ऑप्शंस रखे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ किया गया है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको पता होगा कि इस कोरोना वायरस डिसीज की वजह से पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया और हमारा छत्तीसगढ़ भी काफी ज्यादा प्रभावित है। कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और कई बार तो ऐसा देखा गया कि पूरा परिवार का परिवार इन्फेक्टेड हुआ था और वो पूरा परिवार ही साफ हो गया। ये भी देखने को है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है और हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, पर ऐसा हुआ है। अब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा और बच्चे रह गए सिर्फ, तो उनकी परवरिश कौन करेगा? उनके एजुकेशन के लिए कौन व्यवस्था करेगा? तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ये योजना लेके आई है और इस योजना का नाम है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। और इसमें सरकार ये करेगी कि वो बच्चे जो अनाथ हो गए, जिनका मुख्य कमाने वाला चला गया, उनकी एजुकेशन का जो खर्च है या जो पैसे भी लगेंगे या फिर उनको जो फैसिलिटीज चाहिए जैसे हॉस्टल वगैरह चाहिए, ये सारी सुविधाएं हमारी सरकार करके देगी। यही है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की जो भी एग्जाम्स हैं। इसके अलावा ये अगर आप मेंस में भी इसको कहीं से इंसर्ट करते हैं कि सरकार किस प्रकार से योजनाएं चला रही है इस कोरोना वायरस डिसीज की जो पेंडेमिक है, महामारी, उसमें तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और मैं श्योर हूं कि कोरोना वायरस डिसीज पे कुछ ना कुछ प्रश्न तो आना ही है परीक्षा में। तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, हो सकता है इस प्रकार से प्रश्न आ जाए मेंस में, तो आप ये लिख सकते हैं, उसमें इन पॉइंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना और सरकार इसमें क्या करेगी कि मुफ्त एजुकेशन देगी। और देखिए पॉइंट्स देखिए, इस योजना में उन बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से परिवार का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति खो दिया है। सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। ये भी उसमें डिसीजन लिया गया। अब देखिए और भी इसमें एडिशनल पॉइंट है। इस योजना के तहत अनाथ हुए पहली से 8वीं तक के छात्रों को 500 रुपए प्रति माह है ये, और 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 1000 रुपए प्रति माह की राशि प्रदान करने का ऐलान किया गया है। काफी अच्छी योजना है। यानी 1st to 8th तक कितना मिलेगा? 500 रुपीज पर मंथ वो बच्चों को मिलेगा। उन बच्चों को जिनका की मुख्य कमाने वाला इसमें चला गया है, इस कोरोना वायरस डिसीज या पैंडेमिक में चला गया। और जो बच्चे 9th से 12th तक के हैं उन्हें कितना? 1000 रुपए देगी सरकार प्रति माह। ऑब्वियसली उनका खर्च थोड़ा ज्यादा होता है, उनकी बुक्स महंगी आती है, उनको सुविधाएं थोड़ी ज्यादा चाहिए, इस वजह से सरकार ने ये ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में मौजूद स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को प्राथमिक तौर पर प्रवेश देने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे स्कीम चल रही है। इसके तहत हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनकी स्थापना कर रही है। आपको पता होगा सरकारी स्कूल हमारे यहाँ पर बहुत हैं पहले से ही, बट वो सारे के सारे हिंदी मीडियम के हैं। इस वजह से सरकार ने क्या किया, अब सरकार भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल चालू करने की कोशिश करे, तो उसी की ये स्कीम है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो इसमें ये डिसीजन लिया गया कि इसमें उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पेरेंट्स इस कोरोना वायरस महामारी में चले गए। उन्हें प्राथमिकता के साथ में जो उनकी फी है वो भी उनसे कोई फी कलेक्ट नहीं की जाएगी। यानी काफी अच्छी मैं इसको इनिशिएटिव मानता हूं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि योजना कोई भी बेकार नहीं होती, कोई भी सरकार योजनाएं बुरी नहीं लेके आती। बेकार होता है और अच्छा होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी सरकार क्यों बुरी योजना बनाएगी?
कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है मेरी नजरों में। तो ये भी योजना इसी प्रकार से अच्छी है, उम्मीद करते हैं अच्छा परफॉर्म करे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब अगर आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसमें से डेटा याद करना है या कोई दूसरी एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू के लेवल पे, तो आपको सिंपल 500 और 1000 रुपए याद कर लेना। 500 रुपए 1st to 8th तक के बच्चों के लिए और 9th to 12th तक के लिए कितना, 1000 रुपए। और अगर हम बात करें मेंस के पर्सपेक्टिव से कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो आपको उसमें ये पॉइंट इंसर्ट करना है कि सरकार ने जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स चले गए तो कोरोना वायरस डिसीज में, उनको मदद करने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना लेके आई। और उसमें पॉइंट लिख देना पहला क्या, सरकार उनकी फी वियर करेगी, उनका जो खर्चा होगा वो वियर करेगी और इतना इतना पैसा देगी, प्लस स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे 3 पॉइंट्स आप इस छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना में मेंशन कर देंगे तो डेफिनेटली उससे आपको काफी वेटेज मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कवर्धा के भोरमदेव तालाब में मछुआरों को दुर्लभ सकरमाउथ कैटफिश मिली है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ऑब्वियसली ये सारी एग्जाम के लिए एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप बात करेंगे तो ये जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है या फॉरेस्ट सर्विस वाली जो पार्ट है उनमें भी ये प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और ये मेंस में भी आ सकता है, हो सकता है इसके ऊपर कोई आर्टिकल आ जाए कि इस पे शॉर्ट नोट लिखिए जो मछली हमें देखने को मिली उसके बारे में। तो हम बात करते हैं कवर्धा में भोरमदेव के तालाब में मछुआरों को कौन सी मछली मिली है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। दुर्लभ सकर माउथ कैटफिश देखने को मिली है। कैटफिश क्यों कहते हैं इसको? कैटफिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो मुंह होता है वो कैट की तरह दिखता है, बिल्ली की तरह दिखता है। और सकर माउथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मुंह एक प्रकार से, सक करना मतलब क्या होता है, एक प्रकार से चूसने जैसा इनका मुंह दिखाई देता है इस प्रकार से, तो इसी वजह से इसका नाम है सकर माउथ। आपने सुना होगा एनर्जी सकर, तो ये इसी प्रकार से इसका नाम दिया गया है, सकर माउथ कैटफिश। और जब ये किसी मछुआरे के जाल में लगी तो वो काफी घबरा गया, उन्होंने समझा नहीं कि किस प्रकार की मछली, और बहुत ही दुर्लभ मछली है, जनरली यहाँ पर देखी नहीं जाती, फिर भी हमारे यहाँ देखने को मिली, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इससे और रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर ये मछलियां बड़ी झील में पाई जाती है, जो बड़ी बड़ी झील होती है, जो पानी की गंदगी को खा जाती है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, सकरमाउथ। इसके मुंह के आकार की वजह से भी कहा जाता है। और ये जो खाती है गंदगी, और ये क्या करती है, उस तालाब की नेचुरल सफाई कर देती है। अगर ज्यादा संख्या में ये मछली वहां पर हो जाए तो तालाब की सफाई की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसे फिश टैंक में भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है इसे फिश टैंक में? क्योंकि ये जो गंदगी होती है, दूसरी मछली ने जो गंदगी छोड़ी वो ये गंदगी खा लेती। कौन सी मछली? सकरमाउथ कैटफिश। फिर अगर बात करें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हाइपोस्टोमस और प्लेकोस्टोमस, हाइपोस्टोमस प्लेकोस्टोमस, जो कि इसके चूसने वाले मुंह के कारण रखा गया है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। सिंस ये मछली यहां पर देखी गई है, इस वजह से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ये नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त दोनों सत्य हैं। मैं फिर से बता दूं, एग्जाम में आपको इतने इजी ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। तो इसमें से याद करने जैसा क्या है, सकरमाउथ कैटफिश। कैटफिश तो आपको याद रहेगा, बिल्ली जैसी दिखने वाली मछली। सकरमाउथ मींस क्या, ये खा जाती है गंदगी को, इस वजह से कवर्धा के भोरमदेव तालाब में देखने को मिली। और इसका वैज्ञानिक नाम हो सकता है, ये फॉरेस्ट सर्विस में पूछ लिया जाए तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए। आई होप आपको समझा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? आपको पता है पर्यावरण दिवस पर या फिर जो पर्यावरण की एक्टिविटी होती है उसमें हमारी सरकार काफी पार्टिसिपेट करती है, सभी सरकारें पार्टिसिपेट करती है, करना भी चाहिए। तो ये योजना लेके आई है सरकार, कौन सी? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी आप जो ईवीएस का पेपर रहेगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पेपर रहेगा, उसके मेंस में भी इसको डाल सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दूसरी एग्जाम है आपकी सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की, उनमें भी ये एमसीक्यू के रूप में आ सकता है प्रश्न। तो इसके बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। कौन से किसान
जिन्होंने धान की खेती की। फिर अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि भाई इस व्यक्ति ने धान की खेती की, तो उसने एमएसपी पे धान बेचा होगा, तो वो रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा। और अगर वो अब धान ना लगा करके उसमें क्या वृक्षारोपण करता है, तो आपको पता होगा कि जब वृक्षारोपण किया जाता है, कोई बड़े पौधे लगाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अमरूद का पेड़ लगा दिया या अनार लगा दिया या संतरा लगा दिया, तो आप जानते होंगे वो इतनी जल्दी तैयार नहीं होते, उनको कम से कम 2 से 3 वर्ष लगते हैं तैयार होने में और जो इनकम है वो देने में। तो सरकार ने उसके लिए कोशिश की कि ठीक है, अगर आप धान की जगह पर ये लगा रहे हैं तो हम आपको 10,000 रुपए प्रति एकड़ से प्रोत्साहन राशि देंगे, ताकि एनवायरमेंट भी सुधरे और धान का जो कल्चर है उससे भी थोड़ा सा हम शिफ्ट करें, क्योंकि एक ही चीज पे डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है। नेवर पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, ये आपने सुना होगा। तो इसके लिए सरकार ने 3 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। उसके बाद में और देखिए इसके 2 और पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है, वाणिज्यिक का मतलब क्या, बाद में जिससे इनकम हो जनरेट हो, जैसे संतरे का पेड़ लगा दिया तो बाद में संतरा मिलेगा ना उससे, तो ग्राम पंचायतों के पास भी पैसा होता है, राशि होती है, उससे अगर वृक्षारोपण किया जाता है तो 1 वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें भी सेम है, प्रति एकड़ 10,000 ही है, जहां भी आपको देखने को मिलेगा प्रति एकड़ 10,000 ही देखने को मिलेगा, बट सिर्फ 3 लोगों को दी जा रही। एक तो वो जिन्होंने 2020 में धान की फसल ली है, यानी धान की खेती की है, और दूसरा अगर कोई ग्राम पंचायत है और वो क्या करती है, अपने पास जो उपलब्ध राशि है उस पे, उस खर्चे पे वाणिज्यिक लेवल पर यानी कमर्शियल फार्मिंग करती है, किसकी, वृक्षारोपण कराती है, तो 1 वर्ष बाद में सरकार उसको चेक करेगी, फिर सरकार की ओर से 10,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। अब कमर्शियल खेती की है इसकी, वृक्षारोपण की, तो डेफिनेटली बाद में उससे इनकम जनरेट होगी। संतरे का पेड़ है, अनार का पेड़ है, 2-3 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा, उससे फिर क्या करेगी सरकार, ग्राम पंचायत, उसको पैसा मिलेगा। और वैसे भी ग्राम पंचायतों को बहुत ही कम पैसा मिलता है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि वहां पर करप्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, काफी करप्शन भी देखने को मिलता है, कई लोग इस बारे में जानते भी होंगे, सभी जगह ऐसा नहीं है, बट हाँ ग्राम पंचायतों में भी करप्शन होता है। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को 1 वर्ष बाद 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने और विक्रय का अधिकार संबंधित भी अधिकार समिति को होगा। यानी संयुक्त वन प्रबंधन समिति के बारे में आपने सुना होगा, वो कोऑर्डिनेटेड होती है, कुछ उसमें गवर्नमेंट के लोग होते हैं, कुछ लोकल लोग होते हैं, और वो एक समिति बना दी जाती है। और वो समिति भी अगर अपने पास उपलब्ध पैसे से क्या करती है, वृक्षारोपण करती है, कमर्शियल फार्म खेती करती है, किसकी, ये जो जिनसे बाद में पैसा मिल सके, संतरा अनार जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 1 वर्ष के बाद में अगर उसका सफलतापूर्वक वृक्षारोपण किया गया, खेती की गई, तो सरकार उसमें भी 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे देगी। और इवन उसको काटने का, क्रय विक्रय का जो अधिकार होगा वो भी उसी समिति के पास होगा, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगर इसमें इनडायरेक्टली बोला जाए तो इसका नाम क्या, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इसमें 10,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार देने वाली 3 लोगों को, एक वो लोग जिन्होंने 2020 में धान की खेती की, दूसरा ग्राम पंचायत जो अपने पैसे से ये कमर्शियल फार्मिंग करने वाली, किसकी, ये जो पेड़ है जिनसे बाद में इनकम होगी उनकी, या फिर संयुक्त वन प्रबंधन समिति, उन्हें भी सबको 1 साल बाद 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सरकार क्या देगी, प्रोत्साहन राशि देगी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान का निधन हो गया है, इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो बद्रीधर दीवान जी के बारे में आपने सुना होगा, काफी वो प्रसिद्ध नेता थे हमारे छत्तीसगढ़ के, और अविभाजित मध्य प्रदेश में भी वो क्या, विधानसभा के सदस्य रहे हैं। कौन, बद्रीधर दीवान, और 2 बार ये हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। ध्यान रखना, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष कर दिया तो गड़बड़ हो गया, उपाध्यक्ष रहे बद्रीधर दीवान जी। उनका निधन हो गया, कुछ वो 86-84 ईयर्स के थे और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। तो उनके बारे में कुछ डेटा है, यहाँ पर मैंने लिखा भी, आप सिंपल अगर इसमें से ये भी ध्यान रखेंगे कि बद्रीधर दीवान
जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनके बारे में क्या सत्य है? तो आपको यही की बात पता होनी चाहिए कि वो 2 बार छत्तीसगढ़ के क्या उप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं या उपाध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। वे 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्य बने थे। ये भी ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता ये परीक्षा में कभी पूछा जाएगा। 2003, 8, 13 में 3 बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे हैं तथा 2 बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में हमने खूब बात की है पहले के करंट अफेयर्स में। आइए इसमें भी कुछ हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के 22 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ की इनपुट सब्सिडी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ट्रांसफर की है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये योजना कैसे काम करती है। एमएसपी पे मान लीजिए एमएसपी कितना डिक्लेयर हुआ, 1800 रुपए, और सरकार ने प्रॉमिस किया 2500 रुपए का, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो सरकार क्या करती है? उन किसानों को ट्रांसफर कर देती है। क्योंकि ये एमएसपी डिक्लेयर एक बार केंद्र सरकार ने कर दिया तो राज्य सरकार उसमें कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस वजह से यही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। पहले भी मैंने बहुत बार बताया, आज मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में 4 किस्तों में लगभग 19 लाख किसानों के बैंक खातों में 5,628 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। कितने? 19 लाख किसानों के खातों में इतने पैसे ट्रांसफर किए सरकार ने। तो ये आपको, अगर ये डेटा आप याद रख पाए तो ठीक है, नहीं भी रख पाए तो कोई बात नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, ये काफी छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके ऊपर वो काफी स्ट्रेस देते हैं और ये काफी न्यूज में भी रहती है, तो इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। तो जितना भी डेटा आपको जो भी मिले इस योजना के बारे में, आपको वो डेटा याद कर लेना है, इसको भी छोड़ना नहीं। खरीफ वर्ष 2021 में किसानों से खरीदे गए धान पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। 19-20 में, सॉरी 20-21 में, 19-20 में तो ये हमने बता दिया है, इतना सरकार ने ट्रांसफर किया है, ठीक है। और 20-21 में कितना? 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सरकार इनपुट सब्सिडी प्रदान करेगी। और इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना से संबंधित डेटा है। अगर आप याद रखना चाहें इसमें, तो ये 1500 करोड़ की इनपुट सब्सिडी सरकार ने ट्रांसफर की है 22 लाख किसानों को। सिर्फ इतना भी आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा जरा पुराना हो जाता है, 19-20 और फिर 20-21 और अभी तो 21 चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा जरा पुराना हो जाता है डेटा। फिर भी कोई भरोसा नहीं हमारे आयोग का, वो प्रश्न पूछ भी सकते हैं। फिर एक चीज काफी न्यूज में क्लेम करने की, बीच में नेपाल ने क्लेम किया था कि भगवान राम का जन्म तो हमारे नेपाल में हुआ है, और फिर बाद में क्लेम किया कि अयोध्या तो हमारे नेपाल में है। ऐसे ही हमारे राज्यों के बीच एक होड़ मची हुई है। वो होड़ क्या मची हुई है कि हनुमान जी का जन्म कभी कर्नाटक बोलता है कि हमारे यहाँ हुआ, कभी तमिलनाडु बोलता है कि हमारे यहाँ हुआ, और हमारे छत्तीसगढ़ ने भी दावा किया कि हमारे यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। ठीक है, उनकी अपना सोच है, और इस सब से किस प्रकार से क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आता, फिर भी चल रहा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। रायगढ़ का किंधा पहाड़, और इसके बारे में हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि इसका नाम एक्चुअली किष्किंधा है। किष्किंधा, जहां पर कि सुग्रीव, राम, इनकी क्या हुई थी? मित्रता हुई थी। हनुमान जी ने मिलवाया था सुग्रीव जी को राम जी से, तो ये ऐसा कहा जाता है किष्किंधा। उसके ऊपर रामायण में एक पूरा कांड है किष्किंधा कांड, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो किंधा गांव है या किंधा पहाड़ भी है, वहां पर ये हनुमान जी का जन्मस्थल है। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या किया? दावा किया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब कई सारी किंवदंतियां हैं, उनको भी देख लेते हैं, हो सकता है वो परीक्षा में आ जाए, न्यूज में रहती है तो संभावना बनती है। तो यहां पर बाली और मायावी राक्षस, इन दोनों का युद्ध हुआ था, और वो युद्ध कितने दिन चला था? हमारे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो 12 महीने तक चला, और सुग्रीव को बोला गया था कि तुम बाहर खड़े रहो, तो सुग्रीव वहां गुफा के अंदर हुआ वो, और बाद में फिर सुग्रीव इंतजार करते रहे और वो घर चले गए, और बाद में जो बाली था उनका बड़ा भाई, वो काफी नाराज हुआ, और हमारे पिताजी ऐसा बोलते थे, हमने कथाओं में ऐसा सुना है कि बाली ने फिर उसको 12-13 महीने के बाद मार दिया, और जब मारा तो वहां से खून की
जो धारा है वो बह निकली, बाली और मायावी राक्षस के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें। और जब वो धारा बह निकली तो वहां पर जो ग्रामीण है वो ये बताते हैं कि लाल पानी, रेड कलर का जो पानी, वो अभी भी उस गुफा से नीचे आता है। और ये किंवदंती के अनुसार ये कहा जाता है कि मायावी राक्षस को बाली ने यही मारा था। ये एक किंवदंती है। मुझे नहीं पता भाई इसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है। ठीक है, फिर भी हमने जो करंट अफेयर में देखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। किंवदंती के अनुसार यहाँ पर बाली व मायावी राक्षस के बीच करीब माह भर तक चले भयानक युद्ध की गुफा भी है। और यह गुफा किंधा गांव है, ये करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और ग्रामीणों का दावा है कि लंबे समय तक गुफा के अंदर से लाल पानी आता रहा, लेकिन अब यह सूख चुका है। और वो लाल पानी किसका खून था? ऐसा कहा जाता है कि वो मायावी राक्षस का खून था। अब ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय बात है कि इतने दिनों तक खून किसी का कैसे बह सकता है, कैसे आ सकता है। ठीक है, जो भी है ठीक है। किंवदंती के अनुसार राम, सुग्रीव, हनुमान का मिलन किंधा गांव में ही हुआ था। यहीं से रावण की लंका में चढ़ाई करने की कार्य योजना, यानी जो रणनीति है, जो उनका प्लान है, वो यहीं बैठ के उन्होंने बनाया था। राम जी, सुग्रीव जी और हनुमान जी ने कि लंका पे किस प्रकार से चढ़ाई की जाए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि लंका यहाँ से बहुत दूर है। अगर हम बात करें, ये है हमारा भारत का मैप, ये श्रीलंका है। अब यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, ऐसा लंबा लंबा। तो इतनी दूर कोई योजना क्यों बनाएगा? यहाँ पास में आके बनाएगा। ठीक है, मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं, जो भी किंवदंती है वो ठीक है अपनी जगह पर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो तीसरा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जहां जहां राम का आगमन हुआ वहां वहां राम वन गमन पथ निर्धारित किया गया। ये तो आपने सुना होगा, राम वन गमन पथ के बारे में खूब मैंने डिस्कस किया पहले के करंट अफेयर में। तो उसमें एक स्थान वो भी शामिल है जहां पर के हनुमान जी का जन्म हुआ, और वो किंधा गांव भी है। राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ मीन्स क्या? जहां जहां से राम जी गुजरे वहां वहां पर हमारी सरकार क्या करेगी? अच्छे रिसोर्ट बनाएगी, लोगों को रहने की व्यवस्था करेगी, ताकि इंसान वहां से चले और सारे स्थान देखता हुआ, दर्शन करता हुआ घर पे चला जाए। ये सरकार का मानना है। तो टूरिज्म डेवलप होगा, अच्छी बात है भाई, हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसमें से याद करने जैसा ये है, ये जो किंधा गांव है, ये इसे राम वन गमन पथ में शामिल किया गया और इसे हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में हमारी सरकार ने या छत्तीसगढ़ राज्य ने क्लेम किया है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर जज प्रशांत मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। कार्यवाहक है वो, परमानेंट नहीं है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये कभी भी परीक्षा में आ सकता है, ये आपको याद ही होना चाहिए। प्रशांत मिश्रा, इन्हें क्या बनाया गया? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? हमारे सीजी का, छत्तीसगढ़ का। तो इनके संबंध में कुछ डेटा देख लीजिए। वे रिटायर हुए जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन का स्थान लेंगे। ये हो सकता है परीक्षा में आ जाए। जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन, उनका ये स्थान लेंगे। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही इनकी एजुकेशन हुई थी। किसकी? सीनियर जज प्रशांत मिश्रा की। कहां पर? वर्ष 1964 में रायगढ़ में जन्मे जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने बीएससी और एलएलबी की उपाधि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से प्राप्त की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परीक्षा में कैसे आ सकता है, कि बताइए जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एजुकेशन कहां पे हुई? तो भाई ये तो परीक्षा में बहुत मुश्किल है कि आ पाए। बट अगर मैं इस प्रकार से आपको कहानी टाइप बता देता हूं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में उसकी एक छाप छूटेगी, दिमाग में एक थोड़ी सी मेमोरी बनेगी। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये आपको याद रहे। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ये बनाए गए हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के। अगला प्रश्न देखिए। फिर एक तितली देश मिली है हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उसका नाम है जोकर बटरफ्लाई। ये हमारे यहाँ पर देखने को मिली है, काफी दुर्लभ तितली है। और ये देश में तितलियों की चुनिंदा प्रजातियों में से एक जोकर बटरफ्लाई को दुर्ग जिले के चरोदा में देखा गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहला, स्पॉटेड जोकर बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम बाइब्लिया इलिथिया है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए। फॉरेस्ट सर्विस के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको कहूंगा।
जब भी ऐसा कोई नई प्रजाति या ऐसा कुछ मिलता है तो फॉरेस्ट सर्विस में उसके ऊपर प्रश्न बनने की बहुत संभावना बनती है। और ये बहुत ही खूबसूरत तितली है, और ये क्या जरा उड़ने में थोड़ी वीक है, कमजोर है, इसलिए ये उन जगह पर अक्सर देखने को मिलती है जहां पर कि खाने का जो सामान है, यानी वो जो खाते हैं वो बड़े पैमाने पे हो, तो ये आराम से वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि उड़ना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं। सो इस खूबसूरत तितली के मिलने से छत्तीसगढ़ अब भारत में 9वां राज्य बन गया है। इससे पहले 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि ये जो जोकर बटरफ्लाई है वो देखने को मिली है। ये हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, 9वां राज्य है। ये तितलियां कमजोर फ्लायर्स होती हैं, जहां बड़े पैमाने पर खाद्य पौधे होते हैं वहां प्रचुर मात्रा में रहती हैं। कौन? ये जो तितलियां हैं जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बाइब्लिया इलिथिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, बाइब्लिया इथिलिया। और ऐसे स्पॉटेड जोकर बटरफ्लाई ये, तो जहां पर खाने के लिए ज्यादा मिलता है ये वहां पर देखने को मिलती है। वयस्क सूखे और खुले घास के मैदानों पर पाए जाते हैं, जिनके पंख 45 से 55 मिलीमीटर तक के हो सकते हैं। याद हो जाए ये तो ठीक है, क्योंकि ये मेंस में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए तो इतना ही बहुत है, जोकर बटरफ्लाई और ये इसका नाम बाइब्लिया इलिथिया, बस दैट्स इट। तो इसका आंसर भी क्या होगा, उपरोक्त सभी सत्य है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।